पहुंचना कंसिस्टेंसी तक ही है, पर कैसे पहुंचोगे? डटे रहने से। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुनोरे, भाई साहब जोश आ गया, आओ पढ़ लेते हैं। आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद सीखने में किसी को दिक्कत नहीं होती, सब खुश रहते हैं। क्लास लेने में किसी को दुख नहीं होता। किसमें दुख होता है, किसमें प्रॉब्लम आती है? नोट्स जाकर के रिविजिट किए कि ये गलती क्यों हुई है, कहां हुई है, और उसको दोबारा से पढ़ा, दोबारा से समझा, ये कैसे होना था, नहीं समझ में आया, डाउट। बैट पकड़ना सबको आता है, बैट पकड़ के पिच पे खड़ा होना सबको आता है। जब अलग अलग तरह की बॉलें डलेंगी ना, तब पता चलेगा कि क्रिकेटर हूं कि नहीं हूं। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बात बताओ, ये तालियां क्यों बजा रहे थे? ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे यहाँ गुड मॉर्निंग वाला कल्चर नहीं होता क्या? है ऐसा नहीं होता क्या? होता है क्या? हम जब दिखाओ कैसे बोलते गुड मॉर्निंग, किसी ने सही से ग्रीट ही नहीं किया। हाँ ऐसे, ये मैं मिस कर रहा था यार। बैठो यार, बैठो, है ना। जब हम छोटे थे, जब मैं बच्चा था, आप जितना था, है ना, तो हम लोग को एक लाइन बुलवाई जाती है, रटवाई जाती है ना। गुड मॉर्निंग मैम, वी वेलकम टू यू टू दी क्लास, हाउ आर यू मैम, ऐसे करके पूरी लाइन ऐसे करके रटवाते हैं तुमको स्कूल में क्या? हैं बुलवाते हैं ऐसे क्या? हाँ, तो ऐसे करके रटवाते थे। फिर एक दिन हिंदी वाली मैडम आई, उन्होंने बंद करवा दिया। कह रही इतनी इंग्लिश नहीं सुन सकती मैं। और क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, ऑल गुड। 10th क्लास में हो सभी लोग? कौन सी क्लास में हो? 7th 9th? अच्छा, 9th वाले कौन कौन हाथ खड़ा करें? 9th वाले, अरे अच्छा ठीक है। 10th वाले, बाकी 10th वाले होंगे हैं। और कोई 11th वाला भी है क्या? नहीं ना, ठीक है, सही है। तो सैटरडे को क्या कर रहे हो यहाँ पे यार? वीकेंड में पढ़ाई करते हो? क्यों, ये किसने शाप दे दिया तुमको? वीकेंड में पढ़ाई करने का है? 5 दिन क्या करते हो बाकी? स्कूल के बाद यार, स्कूल के बाद क्या करता है? सो जा। हाँ ये सही है एकदम। 5 दिन सोता है। 6 बजे तक स्कूल रहता है? डे बोर्डिंग है क्या? कहाँ से आ जाएगी? अच्छा ये केवी है। अच्छा केवी सेकंड शिफ्ट है, तो 12 बजे से स्टार्ट भी तो होता है वो। सही है। तो टाइम कैसे पास करते हो 5 दिन यार तुम? फुटबॉल, अच्छा सही है। और क्रिकेट वाले कौन कौन है? क्रिकेट वाले, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हो जाए मैच। 11 लोगों का भी हाथ नहीं खड़ा यार, 2 टीम कैसे बनाए? और इंडोर गेम्स कौन कौन खेलता है? इंडोर गेम्स, वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा हूं, इंडोर गेम मतलब जैसे चेस हो गई हैं। और इसके अलावा कौन सी? क्लैश ऑफ क्लैंस। अच्छा अच्छा, वो वीडियो गेम ही है बेटा, मोबाइल गेम ही है। क्या करते हो आप? हाँ, चेस आपके पीछे पकड़न पकड़ाई खेलते? लंगड़ी टांग भी? सही है, बढ़िया यार। लड़कियां नहीं खेलती कुछ? क्या खेलते हो? लूडो, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया। स्केटिंग, वो इंडोर है? आउटडोर मांगा, मैं इंडोर पूछ रहा था। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। स्केटिंग सही है यार। स्विमिंग कौन कौन करता है? स्विमिंग, अरे यार बहुत बच्चे स्विमिंग वाले थे यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग, मुझे भी करनी चाहिए। कोई जिम विम तो नहीं जाता तुम में से? जिम का, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे करते, एक बार ऐसे करते। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। कैसी चल रही है 10th की पढ़ाई यार? 9th की कैसी चल रही है? सही चल रही है। अच्छा 2 दिन में यार मैनेज कर ले तो तुम, मतलब सैटरडे संडे क्लास होती होगी ना? ट्यूसडे थर्सडे भी होती? ये कौन सा बैच है? पेगासस एक्सेलरेटेड बैच? अच्छा वो मैंने लॉन्च किया था, हाँ मैं भूल गया। मुझे याद आ गया। अच्छा ये भैया ना जिसमें 9th में 10th का पढ़ लेते हैं, 10th का। ऐसे कितने बच्चे हैं पेगासस वाले जो घोड़े पे दौड़ रहे हैं? अरे भाई साहब सही में यार, घोड़े पे सवार हैं। तो तुम में से कौन कौन लाइट चैप्टर पढ़ चुका है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अच्छा ठीक है, बढ़िया। ठीक है, हाथ नीचे, हाथ नीचे। ह्यूमन आई कौन पढ़ चुका? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ज्यादा कैसे हो सकते हैं? लाइट पहले ज्यादा होने चाहिए थे यार, ये ह्यूमन आई वाले ज्यादा कैसे है? चैप्टर आ रहे हैं अभी मिड टर्म एग्जाम में। मिड टर्म एग्जाम कब आप लोग के कब से स्टार्ट है? मंडे से किस किस किया? मंडे से एग्जाम किस किस किया? मंडे से, चलो इनको बाहर निकालो। जाओ पढ़ाई करो। मंडे से एग्जाम है, सैटरडे सुनने आ गए मुझे तो। सही है, बढ़िया है।
रोजी रोटी जेब में लगे घूमते हैं मास्टर आदमी और बताओ यार, सही है सब? सही है। अच्छा, किस किसने ऐसा सोचा कि यार अच्छा स्कोर करना है 10th के अंदर? अच्छा स्कोर करना है, ये तो सोचा ही होगा बे, नंबर लेके आने आज हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। ठीक है। और 9th में भी सोचा ही होगा है ना, अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। तो मतलब क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान फॉलो करते हो आप? हाँ बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सीधा क्वेश्चनों पे। अच्छा पहले पढ़ लेता है, ठीक है। उसके बाद अलग-अलग बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर वापस पढ़ते हैं, वापस आंसर, फिर वापस प्रैक्टिस। ऐसा कौन कौन कर रहा है? झूठ बोल रहा है ए झूठ बोल रहा है, बैठ जा नहीं ठीक है, बढ़िया, अच्छा। हाँ सर पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया। फिर वापस समझते हैं, मतलब वापस पढ़ के समझते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो उसको क्लियर करते हैं, फिर और क्वेश्चंस बनाते हैं वाह भाई वाह, क्या बात है, और बनाते ही रह जाते हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कौन कौन करता है अच्छे से दिल लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है? तो लड़कियों को क्या हो गया, हाथ क्यों नहीं खड़े हो रहे भाई? ठीक है, एक गंदी सर आदत लगी है। रा रंग। बड़ा यूनिक नेम है यार, रा रंग। नाइस, बैठ जा। मेरा भी ऐसा ही था, मैं भी रक्षक पहले बोलता था, रक्षक, फिर वो कहते रक्षित, फिर मैं स्पेलिंग बताता था, मैं कहा RAKSHAK, रक्षक नाम है सही है, रेयर नेम है आजकल तो बहुत अच्छे नाम चल रहे हैं बच्चों के ना, आप लोग के भी अच्छे नाम होंगे सबके, है ना, जेनजी नेम्स, है ना, जेनजी, सही है यार, बढ़िया है। अच्छा चलो, मैं यहां पर जो आया हूं बातें करने के लिए आप लोगों से, ठीक है ना, वैसे जनरल बातें हम करेंगे, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी अपन देखेंगे, कुछ गेम्स भी खिलाएंगे, ठीक है ना, सब चीजें करेंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, मुझे पता आप लोग की क्लास भी अभी चलेगी इसके बाद क्या? हाँ, अभी नहीं है कोई क्लास? ठीक है। तो भाई, एक तो मुझे आप लोगों से जो डिस्कस करना है वो आपके मिड टर्म के अंदर किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यार हम लोगों ने लगभग 11 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए मुझे, दिस इज माय 11th ईयर कि मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा हूं, 9th क्लास को पढ़ाते हुए भी मुझे 10 साल हो गए लगभग। तो मैं बहुत सारे टॉपर्स से मिलता हूं, हर साल मिलना होता है, बहुत सारे टॉपर्स के साथ स्टेज शेयर करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको मेडल पहनाते हैं, है ना भाई, आपने देखा ही होगा, ढोल बोल बजते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बेसिस पर मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी देता हूं, ठीक है ना, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, देखो स्ट्रेटेजी सबको पता है कि क्या करना है, हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता होता, लेकिन टाइम टू टाइम खुद को रिमाइंड करवाना पड़ता है, ऐसा है कि नहीं है? हम भूल जाते हैं ना, भटक जाते हैं ना, ये सबके साथ होता है, ये डिस्ट्रैक्शंस तो सबके लाइफ में होती है, सबको पता है कि हमें क्या अचीव करना है और सबको पता है कि हमें कैसे अचीव करना है, ठीक है ना। तो अच्छा आप बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है अपने गोल को अचीव करने की? सुनने में आया है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है? क्या होता है कंसिस्टेंसी? रोज लगातार काम करते रहना, यही है ना, डेली काम करते रहना, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। पर एक बात बताओ, कि डेली काम हो पाता है? किससे हो पाता है? किसी से भी नहीं हो पाता यार, आपसे हो जाता है? डेली क्या करता है? डेली पढ़ता है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप भी ऐसे ही हो, डेली कंसिस्टेंटली सो रहा है, ये सही बात है। तो आप खुद देखो, मतलब इतने सारे बच्चों में से ऑनेस्टली लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए, हाथ नीचे ही है कि भाई नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, ये बात सच है, किसी से भी नहीं हो पाती, हमसे भी नहीं हो पाती। दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं जो कंसिस्टेंटली लगातार सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम एनर्जी के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ हर दिन उतना ही काम कर ले जितना डे 1 पे कर रहा था, ये नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव देता हूं, एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, और आज के बाद कोई आपसे पूछे तो यही बताना, और खुद को भी यही बताना, दूसरों को तो बताना ही बताना, खुद को भी यही बताना। परसिस्टेंसी, ये क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है रोज काम करना, पर रोज काम नहीं हो पाता, तो ये क्या चीज है? परसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी के लिए कोशिश करना, पहुंचना कंसिस्टेंसी तक ही है,
पर कैसे पहुंचोगे? डटे रहने से। इसका मतलब होता है डटे रहना। हिंदी आती है? हिंदी में लिख दूं? वो फ्रेंच वालों कहां हो? जर्मनी वालों को है कोई? नहीं ना? ठीक है, तो डटे, डटे रहना, डटे रहना, डटे रहना। डटे रहने का मतलब होता है आपसे काम 30% भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे। 40% भी हुआ कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे। 100% हुआ बहुत अच्छी बात है, रिवॉर्ड देंगे खुद को, खुद की तारीफ करेंगे, खुद की शाबाशी करेंगे, मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे आज मैंने 100% काम किया, जितना मैंने सोचा था, जितना मेरा टारगेट था मैंने उतना अचीव किया है आज, ठीक है ना? उसकी भी शाबाशी लेनी है। लेकिन जिस दिन भी 30% काम हो, 20% काम हो, 50% काम हो, 60% काम हो, अपने आप को गिल्ट में मत डालना। अभी गिल्ट होता है ना जब काम पूरा नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि यार ये चैप्टर आज हम रिवाइज कर लेंगे, हम सोचते हैं कि यार इसके 10 क्वेश्चन कर लेंगे, पर 10 में से हमसे 5 ही हो पाते हैं, बाकी के 5 इंस्टाग्राम की रीलों में निकल जाते हैं ठीक है ना, कई स्नैप बनाने में चले जाते हैं। मतलब आपका जो टाइम है वो कोई और ले जाता है, उस टाइम पर वो टाइम आपका इफेक्टिवली यूज नहीं हो पाता, ठीक है ना? तो बस आप डटे नहीं रह सकते क्या? आप टिके नहीं रह सकते क्या? ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि कोई बात नहीं, 40% नहीं हो पाया, कल फिर से करेंगे, कल फिर से करेंगे। तो कंसिस्टेंसी के लिए कोशिश करते रहना ही परसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी की कोशिश करना, इसी का नाम परसिस्टेंट होना है। समझ में आया परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? पक्का पक्का। तो कोशिश करो कि डटे रहो, कोशिश करो कि गेम में बने रहो, कोशिश करो कि टिके रहो। अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, किसी दिन बहुत अच्छा काम चलेगा, किसी दिन एकदम ही मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, मन करेगा छोड़ना यार, नहीं पढ़ना, फिर हम मोटिवेशन खोजने लगते हैं, है ना भाई? आजकल ये मोटिवेशन का बड़ा वो चल रहा है कि भाई रील देख के मोटिवेट हो रहे हैं, शॉर्ट्स देख के मोटिवेट हो रहे हैं। वो मोटिवेशन कितनी देर की होती है मुझे बताओ? शायद 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। उसके बाद क्या होता है? तो मुझे बताओ वो मोटिवेशन ऐसी तो हो जो लंबे समय तक आपके अंदर रहे, तो क्या खोजना चाहिए फिर? बताओ क्या खोजना चाहिए? भाई मैं आकर के मोटिवेट नहीं करने आया, मैं आपको क्लैरिटी देने आया हूं। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। गलती से भी मुझे कभी मोटिवेशनल स्पीकर मत समझना, आई एम क्लैरिटी गिवर। मैं क्लैरिटी गिवर के नाम से जाना जाता हूं, इसलिए बच्चे बोलते हैं ये रूड है। सुना है ना, रक्षक सर रूड है। रूड क्यों है? क्योंकि मैं साफ बात करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं, मैं हवाई बातें करता ही नहीं कभी भी। तो मैं कभी भी आपको मोटिवेशन देता नहीं मिलूंगा, मैं आपको क्लैरिटी देता मिलूंगा। और जीवन में क्लैरिटी से ही काम होता है। मोटिवेशन सिर्फ स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस के बारे में कौन कौन जानता है? क्या होता है स्टिमुलस? ही स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस का मतलब होता है कुछ छेड़खानी हो जाना। समझते हो ना? आपके इमोशंस के साथ छेड़खानी होती है। छेड़खानी का मतलब ये होता है कि भाई मान लेते हैं आपने एक मोटिवेशनल रील देखी, ठीक है ना? एग्जांपल देखते हैं, आपने कोई मोटिवेशनल रील देखी, ठीक है ना? आपको आपके अंदर जोश आ गया, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुनोरे, भाई साहब जोश आ गया, आओ पढ़ लेते हैं। आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद फिर कोई और रील देख ली कोई हंसी मजाक की रील देख ली, है ना? कोई स्टैंड अप देख लिया, ठीक है ना? किसी का कोई मीम देख लिया, कोई किसी का थगेश का मीम रिव्यू देख रहे हैं जी, ठीक है ना? तो आपका जो अंदर वो जो जोश था ना वो ठंडा हो जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। फिर एक और देखोगे ऐसी मोटिवेशनल रील, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो धीरे धीरे जोश ठंडा होता चला जाता है। फिर अगले दिन उठोगे, फिर उसी कोशिश करोगे उसी जोश को वापस से लेकर के आए। तो इसलिए पता है क्या जरूरी है लाइफ में? लाइफ में पर्पस जरूरी है, मोटिवेशन नहीं। क्या जरूरी है? पर्पस जरूरी है। अब पर्पस ढूंढो। क्यों चाहिए 95%? क्यों लाने 90% से ज्यादा? किसको खुश करना है और उसकी खुशी जरूरी है कि नहीं है? किसको खुश करोगे 90% ज्यादा लाके? बताओ। मम्मी को? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़े से सेल्फिश बनो, खुद की खुशी के बारे में भी सोचना कि आप भी कितने खुश होगे जब पेरेंट्स खुश होंगे। मतलब दोनों की खुशी साथ साथ चलेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मम्मी खुश है तू रो रहा है, तेरे को रोते देख के मम्मी खुश रहे हैं देखो रो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ये मम्मी को रोते देख के है मम्मी रो रहे, ऐसा तो नहीं होता। दोनों साथ साथ ही खुश होंगे। तो आप दोनों की साझी खुशी है वो, आप दोनों की शेयर्ड हैप्पीनेस है वो। आप दोनों की क्या, तीनों की। पापा भी होते हैं भाई जिंदगी में, मम्मी मम्मी क्या पापा नहीं है क्या? पापा नहीं बना पापा भी होते हैं जीवन में, ठीक है ना? दोनों जरूरी है। तो पापा मम्मी और आप सबकी शेयर्ड हैप्पीनेस है कि नहीं है? तो पर्पस सबसे बड़ा होता है। मोटिवेशन मात्र स्टिमुलस है। स्टिमुलस समझ गए ना? आज आया, छेड़ दिया उसने, फिर चला गया, फिर कल आके फिर छेड़ देगा, फिर चला जाएगा।
परसों आके फिर चुभेगा, फिर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। और जिस दिन नहीं चुभा उस दिन आप काम ही नहीं करोगे, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिली। इसलिए मोटिवेशन ना खोजो, क्या खोजो? पर्पस खोजो, पर्पस खोजो, समझ गए ना। और पर्पस को गोल बना करके उसके साथ परसिस्टेंसी के साथ रहो, डटे रहो, लगे रहो, बने रहो, समझ गए। दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीच एंड आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ये मोटिवेशन ना समझिएगा, इसको क्लैरिटी समझिएगा, ठीक है। समझ गए क्लैरिटी क्या है जीवन की? पर्पस ढूंढना है। अभी तक भी पर्पस अगर क्लियर नहीं है आपको कि पता नहीं यार आएंगे नहीं आएंगे, कोई खुश होगा नहीं होगा, लड्डू मुंह में ठूसेगा नहीं ठूसेगा, माला पहनाएगा नहीं पहनाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर्पस उससे भी बड़ा हो सकता है आपका, तो खोजो, खोजो, आज ही खोजो। एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। हम जब सब छोटे थे सबको लगता था एस्ट्रोनॉट बनेंगे हम है ना, ऐसा होता है ना, है ना। बचपन में सब बोलते क्या बनेगा? एस्ट्रोनॉट। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बन के आते हैं? एस्ट्रोनॉट ठीक है ना। बड़े होकर समझ में आता है कि भाई चल ठीक है यार, दुकान लगा लेते हैं मोमोज की ठीक है, तो समझे ना बात को। तो पर्पस सबसे बड़ा है, और पर्पस की तरफ आपको बढ़ना है, रोज बढ़ना है, डटे रहना है, कम बैक करते रहना। ये कम बैक वाली जो चीज है ना, ये अपने अंदर लाना, धीरे धीरे लाना, प्रैक्टिस से आती है, ये अभ्यास से आती है, रोज अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। कुछ कुछ बातें समझ में आई मेरी? किसको किसको समझ में आई? हाथ ऊपर। चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को समझा पाया मैं, कुछ एक हाथ मैंने नहीं देखे, कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा, ठीक है। पर्पस ढूंढना और परसिस्टेंटली लगे रहना, ठीक है। मोटिवेशन ना ढूंढना, क्या ढूंढना? पर्पस ढूंढना, ठीक है, बढ़िया। चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि भाई 90% से ज्यादा नंबर किसको चाहिए? 90% ज्यादा, ठीक है, हाथ नीचे करो। अच्छा 95 ज्यादा किसको चाहिए? 95 से ज्यादा। ये ज्यादा कैसे हो गया भाई? 90 से ज्यादा 95 ही होते हैं भाई। चलो ठीक है, हाथ नीचे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 90% से ज्यादा, 90% प्लस कर दिया मैंने, है ना, इसमें 95 भी है, ठीक है। से ज्यादा स्कोर, से ज्यादा स्कोर कैसे करें? कैसे करें? सबसे पहली चीज, कान खड़े हो गए ऐसे देख रहे हैं कैसे कैसे? पढ़ाई करके, ठीक बात है, ठीक बात है। देखो भाई, आप सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सबको जस्टिफाई करूंगा, सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो चैट जीपीटी पे डाल के देख लो आप, 90% ज्यादा कैसे स्कोर करना है, वो भी यही पॉइंट लिख के देगा आपको, लेकिन मैं सबको जस्टिफाई करूंगा। पहला क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। खासकर फिजिक्स की बात करूं तो, केमिस्ट्री की भी, और इवन बायो में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं तो साइंस की बात ओवरऑल मैं करने आया हूं, लेकिन आप इस बात को समझ के चलो कि कंसेप्ट्स बेस्ड सवाल देखने को मिल रहे हैं बोर्ड में पिछले कुछ टाइम से, है ना। जिसको कंपिटेंसी बेस्ड देखे आपने सवाल, जो सीबीक्यूज होते हैं, देख लिया आप सभी ने कैसे सवाल होते हैं। वो एक थ्योरी से दे रखी होती है, उसके बेसिस पर 4 या 5 एमसीक्यू दे रखे होते हैं। वैसे एमसीक्यू को डायरेक्ट करने पे आओगे तो कर लोगे, पर सारे नहीं हो पाते, है ना। उसके लिए फिर थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है। तो अपनी थ्योरी को क्लियर करो, अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर नहीं समझ में आता, टीचर को दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, चौबारा पूछो। आपके पास ऑफलाइन टीचर अवेलेबल है यार, हम तो ऑनलाइन टीचर है। देखा देखा कमेंट, नहीं देखा नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत सारी स्पीड से कमेंट चलते हैं, आपको पता है, हमारी एक लिमिटेशन है ना। तो हम उन बच्चों की हेल्प पूरी तरीके से नहीं कर पाते, हम अपना एक्सपीरियंस यूज करते। लेकिन आपके पास पॉसिबिलिटी है, आपके पास ऑफलाइन टीचर्स हैं, उनसे जाओ, उनसे मिलो, उनके पास बैठो। यहां पे डाउट काउंटर भी लगता है ना, टीचर्स बढ़िया है डाउट काउंटर पे, अच्छे है। जाते हो डाउट काउंटर? कौन कौन जाता है? हाथ खड़ा करो। कम बच्चे जाते हैं, हाथ नीचे करो। कौन कौन आज तक कभी डाउट काउंटर पे नहीं गया? हाथ खड़ा करो। एक भी बार नहीं गए? क्यों? डाउट ही नहीं आते क्या? वाह यार, क्या बात है। डाउट आने चाहिए, डाउट आने चाहिए, लेकिन ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है। मतलब सब कुछ क्लियर हो रहा है, सवाल बन रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, टीचर खुश, अपन खुश, मम्मी खुश, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई जरूरी नहीं कि डाउट काउंटर पे जाओ, लेकिन अगर डाउट आए, थोड़ा भी आए कॉन्सेप्ट में, तो जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। सवाल में आए तो सवाल जाके सॉल्व करवाना चाहिए आपको उनसे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि सवालों का लेवल ही ऐसा आ रहा है, कंपिटेंसी बेस्ड सवाल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या लगता है? दूसरी चीज क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो रिएक्शन बेस्ड हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड हो, मैं बायो की बात भी कर रहा हूं, डायग्राम आते हैं उसके अंदर, आते हैं कि नहीं आते?
है ना, और रिएक्शंस आते हैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में क्या आते हैं? किसको किसको डर लगता है न्यूमेरिकल से? किसको किसको सच में डर लगता है? ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन लगना लाजमी है, लगना लाजमी है, लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो हल हो जाएगा। न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल के जो इशू है, वो हल हो जाएंगे, लेकिन कैसे हल होंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। आप समझ गए ना मेरी बात को? अच्छा, आप में से कौन कौन मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स करता है? वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड प्रॉब्लम है ना, क्लास 9th में चलेंगे तो ट्राइंगल्स में भी है, और कई कई जगहों पर आपको मिल जाएंगे, है ना, हाथ नीचे, हाथ नीचे। तो एक बात बताओ, जो मैथ के अंदर वर्ड प्रॉब्लम होती है, उसी को तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहते हैं। क्या अलग है दोनों? क्या अलग है दोनों में बताओ? मैथ में वर्ड प्रॉब्लम करनी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पुटिंग फॉर्मूला दे दिया, पुटिंग द वैल्यू, फाइंडिंग द आंसर वाले क्वेश्चन तो होते ही है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले भी तो क्वेश्चन है। और जीवन में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में ही आएंगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? आगे जाओगे लाइफ में तो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे कभी जीवन में, वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स ही होंगी भाई, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करनी है। और आपको एक बात बताऊं, वो जो परसिस्टेंसी वाली बात थी ना, वो यहीं पे आके फंसती है। कॉन्सेप्ट सीखने में किसी को दिक्कत नहीं होती, सब खुश रहते हैं। क्लास लेने में किसी को दुख होता है क्या? क्लास लेने में किसी को दुख नहीं होता। किसमें दुख होता है, किसमें प्रॉब्लम आती है? क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो वो जो डटे रहने वाली बात मैंने बोली थी ना, परसिस्टेंसी वाली बात, वो यहां काम आएगी आपको, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएगी। तो इसलिए कोई बात नहीं, मैंने सोचा था आज 20 सवाल लगाऊंगी, मैंने सोचा था आज 20 सवाल लगाऊंगा, लेकिन 10 ही हो पाए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने ऊपर हार्श नहीं होना कभी भी। हम कभी कभी ये काम करते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं और मेंटली हार्म करते हैं खुद को। नहीं करना, कोई जरूरत नहीं करने की, कल हो जाएगा वो काम। कहीं नहीं भागे जा रहा, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आपके पास बहुत टाइम होता है पढ़ाई करने का। और अभी से अगर मैं बात करूं, मिड टर्म चल रहा, मिड टर्म से लेकर एंड टर्म तक आपके पास सफिशिएंट टाइम। आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है 10th का कोर्स कहां पहुंचा है? लाइट हो गया, ह्यूमन आई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आधा हो गया, ठीक है, कोई नहीं। अब मैग्नेट डेढ़ चैप्टर ही तो बचा है आपका, आधा इलेक्ट्रिसिटी, बाकी का मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। तो कोर्स में दिक्कत नहीं आती है, आप समझ रहे हो? ऐसी केमिस्ट्री में भी होगा, 3 चैप्टर हो चुके होंगे, मेटल नॉन मेटल तक हो चुके हैं ना। बायो में भी 2 चैप्टर हो चुके होंगे आपके, 3 रिप्रोडक्शन भी हो गया, चलो सही है, बढ़िया। अच्छा, 9th के अंदर क्या कोर्स चल रहा है भाई? एक्सेलरेटेड, वो पेगासस, क्या बात है, सही है, सही, बढ़िया बढ़िया। तो कोर्स लंबा चौड़ा नहीं है भाई 10वीं का, और ये नंबर लाने 90%, 95% लाने कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चों के 95% हैं, बहुत बच्चों के 95% थे, आगे भी बहुत सारे बच्चों के 95% से ज्यादा नंबर रहेंगे भाई। हम जब स्टेज शेयर करते हैं ना उन बच्चों के साथ, इस बार का रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा था आपने? जितने बच्चे थे सब 95% ज्यादा थे, जितने बच्चे थे, और कम से कम स्टेज पे 50 बच्चा खड़ा था, और बाकी सब बैठे थे जिनको हम धीरे धीरे करके बुलाए जा रहे थे। इतना बड़ा स्टेज भी नहीं था, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 10वीं बोर्ड में 95% नंबर लाना, 90% ज्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं। बस आपको ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूसरा क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 3, और सबसे जरूरी चीज क्या है, जल्दी से बता दो। अब टेस्ट देना, जो नहीं देते टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट देना, टेस्ट की प्रिपरेशन करना, और साथ में इतना ही नहीं, ये कोई नहीं करता, और जो करता है उसी के 95% ज्यादा आते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? आप में से कौन कौन ऐसा है, दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बताना ऑनेस्टली, जो टेस्ट तो देता है, देना पड़ता है, पर उसके नंबर जो आते हैं वो कहां कटे, कहां नहीं कटे, क्यों कटे, किस वजह से कटे, और कटे तो उसको वापस से रीड करना, वापस से थ्योरी रिवाइज करना, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसको और पक्का करना, ऐसा करते हो। ये पूरा एनालिसिस के अंदर आता है। एनालिसिस कोई छोटी टर्म नहीं है। 50% ही हाथ खड़े हैं बस, 50 भी नहीं, 50 से भी कम, 45% हाथ खड़े हैं मात्र। बेटा ये काम करना चालू करो, ये काम करना चालू। इसमें पता है क्या होता है, पहली बार में थोड़ा सा आलस आता है एनालिसिस करने में, मैं दिल की बात बताता हूं, पहली बार करने में थोड़ा सा आलस आता है, लेकिन जब आप करने लगोगे ना, और आप इंप्रूव करने लगोगे ना, आपके मार्क्स आने लगेंगे ना, बढ़ने लगेंगे ना, आपको मजा आने लगेगा ये काम करने में। मुझे बताओ एनालिसिस करने में मजा आता है कि नहीं आता? जो करते हैं वो बताना एकदम, एक बार करके देखो, ये वो नशा है।
नशा शब्द बोल रहा हूं, ये वो नशा है जो एक बार लगा, अगर एक बार इसकी लत लगी तो आपको मजा आने लगेगा। और एनालिसिस करना चालू कर दिया तो 11th में भी या नशा कंटिन्यू रहेगा, 12वीं में भी नशा कंटिन्यू रहेगा। और मैं बताऊं आपको, जीवन में भी, लाइफ में भी, ये तो चलो 11वीं 12वीं एकेडमिक आपकी अचीवमेंट्स होंगी जो भी होंगी, 11th 12th में मार्क्स स्कोर करना, जीवन में भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, आप कभी गलत राह पे चले जाओगे, गलत जगह भटक जाओगे, कहीं पैसे का नुकसान हो जाएगा, कहीं गोल्ड का नुकसान हो जाएगा, कहीं प्रॉपर्टी की दिक्कत, कुछ ना कुछ तो चलेगा जीवन में आगे जाकर के। भाई चलेगा कि नहीं चलेगा? कुछ हेल्थ इश्यू हो जाए, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है जीवन में, है कि नहीं? तो भी आप उसको एनालाइज करोगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और आपको उसका जवाब भी मिलेगा। एक बार ट्राई करना। जो जो बच्चे एनालिसिस करते हैं भाई, जो जो बच्चे एनालिसिस करते हैं वो भी समझ लें एनालिसिस कैसे होता है, और जो नहीं करते वो तो सिरे से सीखे, शुरू से सीखे कैसा होता है। एनालिसिस टेस्ट के देने के बाद होता है। आप टेस्ट देकर के आए, कोई जरूरी नहीं कि आते ही चालू हो जाओ एनालिसिस करना। कुछ बच्चे होते हैं साथ साथ क्वेश्चन पेपर मैच करना चालू कर देते हैं, कर सकते हो आप चाहो तो, अगर छोटा सा टेस्ट है तो। अगर लंबा चौड़ा टेस्ट है तो कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर में घुसने की, तू मेरे में घुस जा, मैं तेरे में घुस जाऊं, तूने कितने करे बता, इसमें क्या लिख के आए, उसमें क्या, ऐसे करते हैं ना बच्चे, आदत होती है एक दूसरे क्वेश्चन पेपर में घुसने की। फिर एक दूसरे को जज भी करते हैं, अबे इसमें ये लिख के आया, अबे इसमें ये नहीं आना था, पागल, ये लिखना था इसके अंदर। तुम्हारा वहीं दिल टूट जाएगा कि यार मैं तो ये लिख के आ गया यार, है ना? कोई बात नहीं है, सेल्फ एनालिसिस करो। घर जा क्वेश्चन पेपर उठा के बैग में रख लो। मेरे एक सर ने मुझे एक बात बताई थी, जब मैं 10th बोर्ड में था, 10th बोर्ड जब मैं दे रहा था, तो मुझे मेरे टीचर ने एक बात बताई थी, कहते नेवर एवर डिस्कस योर पेपर आफ्टर डूइंग दैट विद एनी फ्रेंड। किसी दोस्त के साथ अपना पेपर डिस्कस मत करियो पेपर देने के बाद। ऐसा कौन कौन करता आप में से कि डिस्कस नहीं करते दोस्त के साथ? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब पूरी लाइन सुन लो। करते हो ना? हाँ। अब पूरी लाइन सुन लो जरा। उन सर ने फिर आगे लाइन क्या बोली, उन्होंने बोला ऑलवेज डिस्कस योर पेपर विद योर सेल्फ आफ्टर गिविंग द एग्जाम। जब भी पेपर हो जाए घर ला करके खुद के साथ डिस्कस करो पेपर को। यह होता है एनालिसिस करना, इसे बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, तो आपने अपना टेस्ट खुद लेना है, मतलब अपनी गलतियां पकड़नी है, अपनी गलती पहचाननी है। दूसरी चीज, एक बार गलती पकड़ी गई तो क्या करोगे? सुधारेंगे कैसे? आपको वापस से रिविजिट करना पड़ेगा, चाहे वो लेक्चर का वीडियो हो, वीडियो का वो वाला पार्ट हो जो पार्ट से आपका, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल आपका गलत हो गया, तो उसके लिए लेंस देखने की क्या जरूरत है भाई दोबारा? क्या देखोगे दोबारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देखोगे ना। तो रिविजिट करो जाकर के वो वीडियो का सेक्शन, या फिर वो पीडीएफ, या फिर आपके नोट्स, जो भी है जहां से भी है वो रिविजिट करिए आप, समझे? ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि आप रिविजिट करोगे, सीखोगे, फिर जाकर के कभी 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट होगा, वहां आप ठीक करोगे, तो नशा चढ़ता है धीरे धीरे। इसका नशा चढ़ता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं चढ़ता। आप समझ रहे हो ना बात को? ये लंबा प्रोसेस है, इसका रिजल्ट आना, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप रिविजिट करोगे नोट्स को और उस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करोगे, री अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करोगे। मान लो बड़ा सा न्यूमेरिकल है, अटेम्प्ट की स्पेलिंग ठीक है ना? TT आता है क्या? इतनी इंग्लिश नहीं आती है मुझे। ठीक है, री अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करोगे। ये 3 स्टेप होते हैं कोई भी एनालिसिस करने के। किसी भी चीज का एनालिसिस करना हो, अपनी गलती पकड़ो, सबसे पहले क्या हुई है, हमने गलती करी, ठीक, मान लिया गलती करी, नोट्स जाकर के रिविजिट किए कि ये गलती क्यों हुई है, कहां हुई है, और उसको दोबारा से पढ़ा, दोबारा से समझा, ये कैसे होना था, नहीं समझ में आया, डाउट फैकल्टी के पास चले गए, नहीं समझ में आया, लेक्चर फैकल्टी के पास चले गए, नहीं समझ में आया, यूट्यूब चले गए, जहां से मर्जी करो इस काम को, लेकिन आपने करना है, रिविजिट करने हैं नोट्स। ठीक है, दोबारा सीखना चीजों को, और फिर उसी सवाल को रीअटेम्प्ट करना है। क्या समझ में आ गया? बस इतना काम है। चौथी चीज बताओ। टेकिंग रेगुलर वे, वो 5वां रखेंगे लास्ट में, आराम बाद में, पहले काम। हाँ? चौथा क्या है? सेल्फ स्टडी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा प्रैक्टिस से। और कुछ? कम से कम 3 बार बिफोर द एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा मिड टर्म की बात कर रहा हूं, ना 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 ना, प्री बोर्ड से पहले। अभी तो नहीं हो पाएगा, इतना टाइम कहां होगा आपके पास कि 3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर दो। एसएसटी को 3 बार रिवाइज कर सकते हो क्या?
नहीं हो पाती भाई, ठीक है ना। बायोलॉगी नहीं हो पाती यार। बायोलॉगी किस किस का फेवरेट है? किसी का नहीं? बढ़िया, थैंक यू। अच्छा है क्या? ठीक है, मजाक कर रहा था। ठीक, तो रिवीजन 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 की बात करते हैं, ठीक है। देखो रिवीजन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेना। रिवीजन वही कर पाता है जिसका विजन पूरा होता है। जिसने एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखी हुई है वही रिवीजन कर पाएगा। रटना रिवीजन करना नहीं होता, ये बात समझ लेना। हम क्या करते हैं कि कॉपी खोल ली है, उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। मैथ्स को रीड करते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं। मैथ्स की बुक खोल के रीड करते हो। मैं कहा क्या कर रहा है? मैथ करने की चीज है भाई, पेन और कॉपी उठा, क्वेश्चन सॉल्व कर। मैथ को रीड कर रहे हैं भाई, वे कौन सी थ्योरम में रट रहा है बैठ करके? तो भाई आप बात को समझिए, रिवीजन का मतलब होता है दोबारा देखना। विजन, फर्क है दोनों में, दो टर्म्स हैं ये, री और विजन। री मतलब फिर से, विजन मतलब देखना। आप बात समझ रहे हो ना? जिसने पहली बार ढंग से नहीं देखा वो रिवीजन क्या करेगा? सही बात है कि नहीं? तो इसलिए पहले विजन होना चाहिए, फिर क्या होगा? फिर रिवीजन होगा, ठीक है। और रिवीजन पूरे कोर्स का, आपका बोर्ड आते तक, अभी तो नहीं, आराम से बोर्ड आते तक ट्राई करना कि 3 बार करें आप रिवीजन को, 3 टाइम्स करें आप, कम से कम 3 बार। और रिवीजन कैसे होता है जरा कोई बताएगा? कैसे दोबारा देखा जाता है? दोबारा से वीडियो खोल लेते हैं क्या? एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करते दोबारा से, और हाँ ठीक है, दोबारा लिख के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? जो क्वेश्चन नहीं है उसे वापस सॉल्व करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ते फिर जो गलत होएगा वो। ठीक है, सही है। हाँ बेटा, सर को पढ़ा दे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये मैं ही करता था, मैं यही करता था सच बताऊं तो। लेकिन देखो यार, अपना अपना तरीका है रिवीजन करने का। किसी का भी तरीका पूरा 100% नहीं कि मैं आपको आके बता दूं ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, इसको बस ऐसे ऐसे करके भरना है और भर दिया और हो गया रिवीजन। ऐसा नहीं है। रिवीजन सबका अपना अपना होता है, अपने अपने तरीके होते हैं। किसी ने नोट्स लिखे होते हैं, वो नोट से रिवीजन करता है। कोई आकर के 1 शॉट की वीडियो देखता है यूट्यूब पर। हाँ, मैराथन सुना है ना? मैराथन, कोई मैराथन देखता है, ठीक है ना। किसी का मन होता है तो वो पूरी थ्योरी है ना उसको दोबारा लिख के देखता है, पूरी थ्योरी को दोबारा लिखता है। ऐसा भी रिवीजन होता है। कोई क्या करता है कि थ्योरी थोड़ी सी लिखी और सवाल लगा लिए, सिर्फ सवाल लगा के कॉन्फिडेंस आ गया। तो रिवीजन करने का अपना अपना तरीका है। फाइंड द बेस्ट वे आउट, इसका भी ये जो तरीका, ये मेरा तरीका था। ये जो इसने बोला है, दूसरे को पढ़ा दो, वहीं से मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ा सकता हूं, वहीं से मुझे समझ में आया कि मैं टीचिंग कर सकता हूं। अच्छा, आप में से कोई बचपन से सोचता कि टीचर बनूंगी बड़ी होके, टीचर बनूंगा? नहीं ना, मैंने भी नहीं तूने सोचा था टीचर? रिटायरमेंट, अच्छा ठीक है। नहीं, जब जवानी का जोश हो तब भाई ऐसे आऊंगा मैं तो मुझे सुनेगा थोड़ी ना तू। मैं अगर बोलूंगा बोल्डली किसी चीज को, मेरे अंदर जान होगी, थ्रोऊंगा तो ही तो सुनेगा ना भाई। तू समझ रहा ना भाई? आपने देखा कॉलेजों में कैसे पढ़ाई होती है, प्रोफेसर आते हैं, कुछ लिख के चले जाते हैं ढीली सी आवाज में, उन्हें कोई नहीं सुनता भाई। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट से पहले की प्लानिंग। किसी की टीचर बनने की है क्या? नहीं है ना, मेरी भी नहीं थी, किसी की भी नहीं होती। किसी को टीचर बनने का शौक नहीं होता बचपन से। कोई कहता है एस्ट्रोनॉट बनेंगे, कोई कहता है पायलट बनेंगे, कोई कहता है फौजी बनेंगे, है ना। ये आपके सपने होते हैं, है ना। और क्या क्या सपने होते हैं? इंजीनियर बनने के होते हैं, डॉक्टर बनने के, और सीए बनने के, और आईएएस बनने के, और एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ ये भी आजकल चला भाई, बिजनेसमैन बनना, ठीक है। और इसके अलावा स्पोर्ट्समैन, अच्छा ठीक, बढ़िया। और क्या सपने हैं? बस इतना ही है, आ गया सब? लॉयर, अरे क्या बात, क्या बोल गया भाई? नहीं आती होगी, आती होगी। तो सही है। आओ फिर से रिकलेक्ट करते हैं थॉट्स को। मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि बचपन से कोई नहीं सोचता कि उसको क्या करना है। मतलब हर कोई, मतलब ये तो सोच लेता है, लेकिन कोई टीचर बनने की नहीं सोचता। तो मैंने भी नहीं सोची थी कि मुझे टीचर बनना है। लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई मुझे ये चीज पढ़ा दे, जैसे इस बच्ची ने बोला कि मैं पढ़ा देती हूं तो मेरा रिवीजन हो जाता है, तो मैंने ये टेक्निक वहां से सीखी, वहां से समझी कि भाई ठीक है, पढ़ा करके भी रिवीजन हो सकता है। और किसी कंसेप्ट को बहुत इजीली अगर आप बता पाओ, किसी बात को बहुत आसानी से समझा पाओ, कम शब्दों में समझा पाओ, तो वो एक अच्छा टीचर कहलाता है।
उसी को एक अच्छा टीचर बोलते हैं, कामयाब टीचर बोलते हैं, जो अपनी बातों को कम शब्दों में ठीक ठाक वर्ड्स को यूज करके बच्चे तक पहुंचा पाए, या दोस्त तक पहुंचा पाए, किसी तक भी पहुंचा पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसे कोई नहीं सोचता कि भाई बचपन से टीचर बनना है, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने अपने कुछ कुछ प्लान बना रखे। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता क्या करना है? अभी नहीं पता, अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। और कोई ऐसा जिसको नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है? है क्या? कोई बात नहीं, क्या हो गया? कोई बात नहीं यार, नहीं पता होता, ठीक है, आ जाएगा, लेकिन पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाता है कि क्या करना है अपने को। सही है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि रिवीजन करना है भाई, ठीक है। तो 5 पॉइंट हो गए, पांचों मेरे पीछे पीछे एक बार दोहराइएगा, ठीक है? दोहराएंगे क्या? पक्का? ठीक है। तो नंबर 1 क्या भाई? मैंने कहा था मेरे बात दोहराना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नंबर 2 है क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर 3 है टेस्ट प्रिपरेशन एनालिसिस। नंबर 4 है, और 5वां है भाई अपनी सेहत का, दोनों शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल, दोनों हेल्थ का ध्यान रखना है आपने। मैंने आपसे जब बोला कि डू नॉट बी टू हार्श टू योरसेल्फ, मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहा था। अगर आपसे सवाल नहीं लगते, खुद को कोसना नहीं है, ठीक है? बच्चे आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाते हैं। आपको यकीन मानूं, मैं जब टीचर बना तो मैंने ये शब्द सुने थे। जब मैं बच्चा था ना, आप जितना, हमने ये शब्द सुने भी नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, और ये मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाता है। कोई बात ही नहीं करता था इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बस आप इसका ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप एंग्शियस हो किसी चीज को लेकर के, ठीक है, किसी चीज को लेकर के आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, पसीना छूटता है एंजाइटी जब आती है, तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। हुआ किसी के साथ ऐसा कभी? होता है, जल्दी होता है। बीपी लो चला जाता है, गर्ल्स में भी ऐसा होता है, आयरन की कमी जब होती है बीपी भी लो चला जाता है, चक्कर आने लगते हैं, ठीक है ना। बॉयज में भी ऐसा होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, टांगे जो हैं ऐसी कांपनी चालू हो जाती हैं। ऐसा होता है कई बार, खासकर ये एग्जाम के दौरान होता है। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना, और कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया जो हमने कभी सुना ही नहीं होता, तब ऐसा होता है, तब हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ही अच्छा एग्जाम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बातें हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें हैं। तो ज्यादा सवाल लगा के जाना। अच्छा, आप में से किस किस ने फिजिक्स के बारे में ऐसा सुना हुआ है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने से सवाल हो जाते हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ लो, वही तो कॉन्सेप्ट लगना है सब जगह पर, तो सवाल तो हो ही जाते हैं। ऐसा सुना है क्या? ऐसा सुना है क्या? पर एक बात बताओ, कामयाब होती है ये चीज क्या? नहीं होती ना, नहीं होती ना। पता क्यों नहीं होती? पता क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने से सवाल नहीं लगते हैं, सवाल लगते हैं सवाल लगाने से। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको, ये इसको कहीं पे लिख लेना, अपने फिजिक्स के रजिस्टर पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने 11th में भी कहीं फिजिक्स लेनी हो, 12th में भी कहीं फिजिक्स लेनी हो, तो ये बात आपको बहुत काम आएगी। कॉन्सेप्ट सीखने से सवाल नहीं लगते, सवाल लगते हैं सवाल लगाने से। इसलिए केवल बैट पकड़ना सबको आता है, बैट पकड़ के पिच पे खड़ा होना सबको आता है। जब अलग अलग तरह की बॉलें डलेंगी ना, तब पता चलेगा कि क्रिकेटर हूं कि नहीं हूं। यह बात सही है कि नहीं है? ऐसा ही है ना भाई, आप बैट पकड़ के खड़े हो, पकड़ना सबको आता है बैट, बॉल आएगी मारना है जी, यहां मारना है कि यहां मारना है, यहां मारना है, वो सबको पता है कि बैट पकड़ना, बॉल आएगी मारना है उसको। लेकिन बॉल कैसी आएगी ये नहीं पता। आप बात समझ रहे हो ना? आपने देखा कोई भी क्रिकेटर जब होता है, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, वो तब भी नेट प्रैक्टिस करता रहता है। देखा है आपने? लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है, रोहित शर्मा की एक वीडियो वायरल हुई थी, लड़ाई कर रहा था, वो गाली वाली दे रहा था, है ना, होती रहती है। तो वो नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं क्रिकेट खेलते हो, तब भी नेट प्रैक्टिस चालू रखते हैं। वो पता है क्यों रखते हैं चालू? क्योंकि नए नए बॉलर आते हैं, और नए नए बॉलर आते हैं, नई नई टेक्निक्स लेकर के आते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सीबीएसई वाले भी नई नई बॉलें डाल रहे हैं हर साल, सीबीएसई वाले भी नई नई तरीके की टेक्निक से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सवाल लगाने बंद नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक जगह है, यह भी उतना ही जरूरी है जो नंबर 2 है। लेकिन हां, यह बाद में होगा, पर इक्वल वेटेज है सबकी। आपकी सक्सेस में 25% सहयोग इसका, 25% इसका, 25% इसका और 25% इसका है, यह मान के चलिएगा। ठीक है, डन हो गया? बात समझ में आ गई? डन है मैम, है ना?
तो अभी अपने पास टाइम और है कुछ गेम खेलें या आपकी क्लास है तो मैं छोड़ देता हूं आपको यार क्लास नहीं है हाँ जी दोस्तों तू खड़ा हो आजा बाहर आजा देखे ख्वाहिश पूरी हो गई इसकी वीडियो में आने की आजा क्या ले ब्रो क्या हुआ नंगे पैर में सर वो जूता ना छू रहा है। जूता चुभ रहा था काट रहा है जूता आजा ऊपर आजा हाँ भाई तो सबसे पहले अपना नाम बताओ कैमरे में सर रारंग ये लगा लिया रारंग 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 क्लास 10th के एक होनहार छात्र हैं सही बात बोल रहा हूँ यस सर ठीक है और ये मेरे साथ अभी गेम खेलेंगे कौन सी गेम खेलेंगे पता है आपको नहीं नहीं इसको बोलने का शौक है ना है ना बहुत शौक बहुत बोलता है देख तेरे दोस्त सारे बोल रहे हैं अरे ये बहुत बोलता है चपड़ चपड़ करता है पूरा दिन करता है कि तू ऐसे हर परेशान दिन तो करता नहीं- सबको नहीं सर हर दिन तो नहीं करता हर दिन नहीं करता ऐसा हो ही नहीं सकता ये कंसिस्टेंट भी है परसिस्टेंट भी है सही है तो मैं साइंस पसंद है क्या हाँ सर तो सवाल पूछूं फिर जी सर बढ़िया बढ़िया यस सर रैपिड फायर पूछ लूं यस सर पक्का पक्का पूछ लूं रैपिड फायर हो जाए ठीक है तो मैं अपन कुछ सवाल लाए हैं आपके लिए माइक पकड़ ले हाथ में ठीक है सर थोड़े आसान पूछना आसान पूछूं पता नहीं था ऐसे अनएक्सपेक्टेडली आप आ गए तो प्रैक्टिस नहीं चल ठीक है बहुत इजी ट्रू फॉल्स ओके ट्रू फॉल्स ओके सर ओ ये लिखा हुआ है इसने द कंसिस्टेंट वन क्या बात है इसे काट के परसिस्टेंट वन कर दे चलो ठीक है अपन अब शुरू कर रहे हैं सवाल ठीक है करें फटाफट आंसर देना पड़ेगा ठीक है यस सर ट्रू फॉल्स पूछूं पक्का Yes, sir. ठीक है साउंड जो है वो वैक्यूम में फास्ट ट्रेवल करती है लाइट से फॉल्स सही बोल रहा है क्यों साउंड वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं साउंड ट्रेवल करती नहीं सही बात है ठीक है पकड़ के रखना ठीक है ना यस सर वेट एक फोर्स है ट्रू एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है ट्रू कैसे सर जो एक्सेलरेशन तब नेगेटिव हो सकती है जब डिसेलरेशन होती है गलत है वैसे आंसर कोई बात नहीं लेकिन चलेगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स मास या ट्रू ट्रू है पक्का ट्रू जो अर्थ की ग्रेविटी है वो मून से वीकर है फॉल्स ये सारे बोल रहे हैं फॉल्स 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 है पक्का ठीक है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन और वेट की जूल्स और पास्कल सॉरी वेट की न्यूटन है और पास्कल किसकी यूनिट है प्रेशर क्या बात है इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी या मास स्पीड स्पीड तीनों नहीं थी अबे स्पीड भी नहीं थी मास भी नहीं थी और डिस्टेंस भी नहीं थी ठीक है ना सिर्फ वेलोसिटी थी अच्छा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है 0 हैं सॉरी 3 into 10 to the power minus sorry 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड सही गुड बढ़िया बढ़िया मैम इसके लिए कुछ गिफ्ट है क्या हमारे पास नहीं है कुछ गिफ्ट लेके आएंगे तेरे लिए यार ठीक है पक्का ठीक है रारंग के लिए गिफ्ट रहा फिर है रिकॉर्ड कर लेना इस बात को ठीक है बढ़िया यार बढ़िया बहुत सही गर्ल्स में से कोई आएगा खेलने के लिए रैपिड फायर आजा सामने देखो क्या नाम है आपका प्रज्ञा प्रज्ञा को सुनेंगे भाई सभी ठीक है प्रज्ञा से बातें करेंगे ठीक अच्छा प्रज्ञा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है सबसे ज्यादा सर 9th में तो फिजिक्स थी अभी बायो ये ऐसा कैसे हो गया भाई सर 9th में फिजिक्स ज्यादा टफ है बेटा 10th में इजी है सर 9th में आपसे पढ़ा था नीव बैच में अच्छा नहीं मैच में पढ़ा था तो 10th में भी पढ़ लेती उड़ान में सर उसकी वजह से आई हूँ किसकी वजह से है ये किसकी वजह से है ये सर मेरी फ्रेंड है कौन फ्रेंड है आप अच्छा ठीक है उसकी वजह से यहाँ विद्या भी डालने लगी क्या ठीक है तो ये देखो तूने फेवरेट सब्जेक्ट छुड़वा दिया उसका चलो ठीक है तो 9 में फिजिक्स फेवरेट थी ठीक है अच्छा स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है सर स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो उसकी डायरेक्शन नहीं होती वो एग्जांपल दे जैसे कि डिस्टेंस तो करंट क्या है करंट करंट क्या है स्केलर है वेक्टर है स्केलर तो करंट की तो डायरेक्शन होती है लेकिन इधर जा रहा है करंट या इधर जा रहा है करंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सर वो तो वेक्टर लॉ पे डिपेंड करता है
प्रज्ञा प्रज्ञा बताएगी। हाँ प्रज्ञा, सर ये तो वेक्टर लॉ पे डिपेंड करता है। वेक्टर लॉ पे डिपेंड करता है, तो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या? सर नहीं हो रहा। क्या होता है वेक्टर लॉ? सर अभी पढ़ा नहीं है वो। पढ़ा नहीं है लेकिन ये पता है कि फॉलो नहीं होता। ठीक है, अच्छा है, गुड, यही आंसर है इसका कि हम 10th में वेक्टर लॉ को पढ़ते नहीं है, बस ये बताए थे कि स्केलर क्वांटिटी होती है करंट। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन के बारे में सुना है? हाँ कोई बताएगा क्यों होती है फ्रिक्शन? पहले ये हाँ, फ्रिक्शन के पीछे का रीजन क्या होता है? सर जैसे कि हम इस पे चल रहे हैं तो हम इस पे फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि जो दो पार्टिकल हैं हमारे शूज़ और उसके बीच में, सर उसके बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, हाँ तो ये फोर्स जो है ये अपोजिंग नेचर की होती है, यस सर। तो फिर ये सपोर्ट कैसे कर रही है? हमको चलने में सपोर्ट कर रही है ना, ऐसा इसने बोला, मैंने नहीं बोला। ये बोल रही है कि चलने में सपोर्ट करती है, तो सपोर्टिंग फोर्स है कि अपोजिंग फोर्स है? सर ये अपोजिंग नेचर की होती है पर ये सपोर्ट करती है। ये कैसी बात, ये क्या बात हुई यार? सर ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है पर ये सपोर्ट करती है चलने में। डायरेक्शन अपोजिट है पर चलने में सपोर्ट करती है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर हाँ बोल, हाँ पीछे क्वांटम फिजिक्स वाले, हाँ भाई बोल क्या कर रहे हैं? सर जैसा हम चलते हैं हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं और क्योंकि वो अपोजिंग फोर्स लगती है इसलिए वो हमें आगे वो न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया ना, फ्रिक्शन का रोल बताना। यही तो होता है सर, वो हमें हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं और वो हमें आगे। तो वो पुश जो कर रहे हैं वो फ्रिक्शन है। सर ये पॉजिटिव होता है कि जो हमारे शूज होते हैं उसमें ग्रूव्स होते हैं तो ग्रूव्स की वजह से फ्रिक्शन तो लगी रही है ना, तो फ्रिक्शन तो अपोजिंग हो गई, फिर चलने में कैसे हेल्प कर रही है? तो फिर कोई सपोर्टिंग फोर्स आनी चाहिए ना जिसकी वजह से हम आगे बढ़े। हाँ बेटा कुछ कहना चाह रही है, बोल बोल। अरे बोल दे कोई नहीं, कब तक शर्माती रहेगी तू? ग्रिप में है तो बड़ी बढ़िया बात बोली है, बिल्कुल ग्रिप में आ गए हैं, फिक्स हो गए हैं, लॉक हो गया है। आगे सपोर्टिंग है कि अपोजिंग है? सपोर्टिंग है, अपोजिंग नहीं है, मतलब अपोजिंग है। आप कुछ कह रहे थे बेटा? जो इरेगुलरिटीज है सरफेस के अंदर वो ठीक है, इंटरलॉक है। ठीक है, जब फोर्स लगती है वो इरेगुलरिटीज हमको आगे पुश करती सही है। सपोर्टिंग है कि अपोजिंग है? अपोजिंग है, तो सपोर्ट कैसे कर रही है आगे बढ़ने के लिए? सपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन आगे बढ़ा रही है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में। हाँ बेटा आजा, डायग्राम से एक्सप्लेन कर दे। माइक भी पकड़ ले। थैंक यू प्रज्ञा, आपको भी गिफ्ट देंगे कुछ, ठीक है? प्रज्ञा का भी गिफ्ट डन कर देना भाई, ठीक है? रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? प्रज्ञा मांग लियो, कहियो के कैमरे पे गया है तो। सर जैसे ये हाँ बेटा। ग्राउंड है, इस पर किसी ने पैर रखा, लेट से ऐसे करके पैर रखा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम पैर रख रहे हैं उसके हिसाब से हमारा पैर यूं स्लिप होकर आगे चले जाना हाँ। चाहिए। लेकिन इसमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है और जो हमारे पैर होते हैं उसमें भी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये बेसिकली एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है जिसकी वजह से आगे नहीं मूव करती। ठीक है। उसकी वजह से सपोर्टिंग फोर्स की तरह एक्ट करती है और हमारा पैर फर्दर मूव नहीं कर पाता। ठीक है। इसकी वजह से हम लोग एक बार पैर प्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग पैर प्लेस कर पाते हैं एंड देन वी आर एबल टू वॉक। ठीक है, तो सपोर्टिंग है कि अपोजिंग है? दोनों है। दोनों है, यही जवाब था यार, यही जवाब था। लड़ाई नहीं है इन दोनों को लेकर के। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? तिस्या। दोनों है, फ्रिक्शन दोनों है, फ्रिक्शन अपोजिंग सपोर्टिंग दोनों है। हाँ, किसी को शक है इस पे? दोनों है, दोनों नेचर है इसके, अपोजिंग नेचर भी है, सपोर्टिंग नेचर भी है। अपोजिंग कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब जैसा तिस्या ने बताया कि जब दो सरफेसेस की इंटरलॉकिंग होती है आपस में, जैसे ये देखना, ये देखना, मान लो ये जो मेरी उंगलियां हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है और रफ ग्राउंड है, उबड़ खाबड़ होता है ना रफ ग्राउंड, ठीक है? अच्छा, ऐसे ये हमारे शूज है, ठीक है, ये शूज के ग्रूव्स है, ठीक है? तो ये जो ग्रूव्स होते हैं माइक्रो लेवल पर देखना, माइक्रो लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर जाकर के ये इसके बीच में इंटरलॉक होते हैं, उलझते हैं ऐसे करके, ये उलझ के चलते हैं ऐसे, इंटरलॉकिंग होती है। इस इंटरलॉकिंग की दोनों चीजें लगती हैं, दोनों काम होते हैं, अपोजिंग भी सपोर्टिंग भी। अपोजिंग कहां है? अपोजिंग ऐसे है, अपोजिट फोर्स ऐसे लग रही है क्योंकि आपका जूता घिसता है। आप जब भी चलते हो तो शू घिसता है कि नहीं घिसता? घिसता है ना, खराब हो जाता है कुछ टाइम के बाद। टायर को देख लो, टायर घूमता है तो टायर क्या हो जाता है?
घिस जाता है। तो ये अपोजिंग नेचर है फ्रिक्शन का, क्योंकि वो घिस रहा है लेकिन वो आगे बढ़ने में भी सपोर्ट कर रहा है। सोचो अगर पूरा फर्श, इमेजिन करना पूरा जो फर्श है वो साबुन से भरा हुआ हो, पूरे फर्श पर साबुन भरा हुआ है, पोछा लगा है, अभी अभी गीला है पूरा, है ना, और साबुन भरा हुआ है पूरा उसके ऊपर, ठीक है ना, शैम्पू डिटर्जेंट जितने भी घर में हैं चिकनाई वाले पदार्थ सारे गिरा रखे हैं मान लो, ठीक है ना, तो आप उस पर एक कदम भी नहीं चल सकते। अगर आप कदम चलोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि ये जो ग्रूव्स होते हैं ना सरफेस के, इसके अंदर वो साबुन घुस गया है। ऐसी गीली सड़क पे भी होता है, गीली रोड पर आपने देखा ना, बाइकें बहुत फिसलती हैं, साइकिल बहुत फिसलती है, हम भी बहुत फिसलते गिर जाते हैं गीली सड़कें। आजकल तो ऐसी बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है ना भाई, तो फिसलते रहते हैं लोग। तो वो क्यों होता है? ये जो छेद है ना इसके बीच में पानी भर जाता है, तो प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है। तो फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस, सही है। और ये अपोजिंग सपोर्टिंग दोनों तरीके से काम कर सकती है। अच्छा एक बात बताना, ये पेन है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ठीक, अब मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, सही है, कर रहा हूं, ये पेन क्यों मूव हो रहा है? मेरा पेन चल ऐसे ले, देखो स्लिप हो रहा है, ये स्लिप हो रहा ना पेन, क्यों हो रहा? इतनी अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं है पर फिर भी है, कुछ हद तक है, तभी साथ साथ आ रहा है, देखो। अच्छा मेरा हाथ किस पे फोर्स लगा रहा है, पेन पे के कॉपी पे? पर पेन क्यों साथ साथ आ रहा है? सपोर्टिंग नेचर है, क्योंकि फ्रिक्शन का, यही तो सपोर्टिंग नेचर है फ्रिक्शन का, कि वो पेन को साथ साथ ला रही है। आप मेरी बात को समझे, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं कॉपी पे, मैं तो कॉपी को चला रहा हूं, पर पेन क्यों साथ साथ चल रहा है भाई? हाँ, क्योंकि सपोर्टिंग नेचर है ये, ठीक है। और लगातार यही करता रहा तो ये भी थोड़ा सा घिस जाएगा, ये भी थोड़ा सा घिस जाएगा, है ना, दोनों थोड़े थोड़े घिस जाएंगे। और घिसना मतलब क्या हुआ? अपोजिंग नेचर। तो दोनों नेचर सपोर्ट होते, मतलब दोनों नेचर दिखाती है फ्रिक्शन। बात समझेगा? आपको कोई इश्यू आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड? वैसे ही नॉन एकेडमिकली भी कुछ आ रहा हो तो बात कर सकते हैं अपन, किसी भी मुद्दे पर जिस पर आप करना चाहो। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? साइंस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने बोला एक कोई टेम्पलेट काम नहीं करेगी, आप चाहें तो कर सकते हैं ABCD, ये अपने अपने ऊपर है यार। पहले एक बार पता क्या करना चाहिए, मतलब आप पता नहीं अब कैसे करते हो इस चीज को। भाई मैं क्या करता था मैं बताता हूं। मान लेते हैं चीटिंग वाली बात चलो ना भी अपन इग्नोर कर दें, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया तो मैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ जाता था, फटाफट से रीड कर जाता था उसको। तो मैं देख लेता था यार कौन सा सेक्शन इजी है। आप समझे बात को? पता क्या होगा, अगर आप किसी टफ चीज में फंस गए ना तो उसमें समय बहुत बर्बाद होता है। और शुरू में हाथ को और माइंड को लिखने की आदत नहीं होती है पेपर को, क्योंकि अपने को पेपर लिखना होता है स्पीड से। कैसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना भाई, अपने को स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। और शुरू में हम होते हैं आलसी, मतलब शुरू में नींद से उठे हैं, आए हैं, मुंह धोया है या नहीं धोया, नहाए नहीं नहाए हैं, पहुंच जाते हैं पेपर देने के लिए, है कि नहीं। और उसके बाद जब पेपर देख रहे हैं तो पहला ही क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया जो बड़ा है, लेंदी है, फंसने वाला है, और उसमें फंस गए तो काफी टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए छोटे सवालों से स्टार्ट करना चाहिए, या उससे जिससे जो आसान हो, जो आपको आता हो। समझ में आई बात? हाँ ऐसा। तो हाँ बेटा, पेपर के बिगिनिंग में अच्छी हैंडराइटिंग होती है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बट आखिरी के 2 पेज देखो इतना बर्बाद होता है, कोई टीचर भी नहीं समझ पाता, हमारे नंबर कटते हैं। ये बात तो इसका सही है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बैठ जाओ आराम से, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका देखो, सीधी बात बताओ, अगर मजाक को साइड में रखते हुए, ठीक है ना, सीधी बात करूं तो आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। बाकी डिपेंड करता है एग्जाम कौन सा। जैसे साइंस का एग्जाम बहुत लेंदी नहीं होता है क्या? बहुत लेंदी नहीं यार तू ज्यादा लिखती है इसका मतलब ना, 95% ज्यादा स्कोर करती है क्या? इसीलिए तो भाई जैसे मान ले, मैं एग्जांपल देता हूं, SST का एग्जाम है, SST में खूब लिखना पड़ता है कि नहीं? इंग्लिश का है तो उसमें भी लिखना ही पड़ता है, इंग्लिश में भी अच्छा खासा लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो आता है राइटिंग सेक्शन आता है, फिर लिटरेचर भी आती है। ऐसे ही चलता है कि ABCD, रीडिंग और फिर राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर है, ऐसे ही था ना, वो चारों होते हैं। तो उसमें लिखना बहुत पड़ता है। तो जिसमें पता है ना कि पहले से लिखना ज्यादा है, तो माइंडसेट बना के जा इस चीज का, क्या इसमें लिखना बहुत पड़ता है, तो पहले से ही हम लोग थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करके चले। समझ रहे ना? और मैं वही बात बोल रहा हूं वो जिसको बोली है टाइम मैनेजमेंट वाली। पहला क्वेश्चन वो उठाओ
चाहे शुरू से उठा चाहे पीछे से उठा, पर पहला क्वेश्चन वो उठा जिसमें तू कॉन्फिडेंट हो, जिसमें पहले से ही अच्छा लिखा जा सके, ज्यादा लिखा जा सके। अगर पहले में ही सोचना ज्यादा पड़ रहा है तो समय बहुत जाएगा, और समय बहुत चला गया तो लास्ट में फिर वही होगा जो तू भगाएगा 2 पेपरों को, है ना, 2 पेजेस लास्ट वाले भागेंगे फिर, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप में से कोई 12th क्लास का सिलेबस जानता हो, अगर 12वीं कक्षा का, आप सब 12th तो पढ़ोगे ना कभी ना कभी। अच्छा सही है, बढ़िया, 12वीं तो पढ़ोगे ना बे, या 10वीं पास रहोगे बस, जाओगे ना 12वीं में, ठीक है। तो 12वीं बोर्ड में मैथ्स का जो पेपर होता था ना वो 100 नंबर का होता था, पूरे 100 मार्क्स का। आज पता नहीं कैसा इन्होंने इंटरनल डाला नहीं डाला पता नहीं, लेकिन 100 नंबरों का होता था। अब 100 नंबर का पेपर है तो भाई पूरा बच्चे पे डिपेंड करता है ना भाई। अब आप खुले जाके खेलो कि 100 नंबर का पेपर है भाई, सब कुछ मेरे ऊपर ही है, अपन लेके आएगा 100 नंबर, क्योंकि टीचर ने कुछ देना नहीं, तो जो हम लिख के आएंगे उसी से नंबर आने हैं, समझ गए ना। पेपर आता था लेंदी बहुत मैथ्स का, आज भी पता नहीं आता होगा, मैं तो मैथ्स पढ़ाता नहीं, मुझे पता नहीं, 12वीं के मैथ्स की बात कर रहा हूं, लंबा पेपर आता था। उसमें ना एक चैप्टर था मैट्रिसेस, सुना आपने चैप्टर कभी? हाँ, डिटरमिनेंट बाद वाला है, मैट्रिक्स के पहले वाला है। मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो वो 2 से 3 पेज ले जाएगा। क्वेश्चन इजी होगा पर 2 से 3 पेज जाएंगे उसके अंदर। और शुरू में हाथ को लिखने की हैबिट नहीं होती, वही आलस होता है शरीर में ना, इनर्शिया नहीं बना होता अभी। इनर्शिया समझते हो? हाँ, तो इनर्शिया नहीं बना होता बॉडी का लिखने का। शुरू में हम ढीला लिख रहे होते हैं, राइटिंग भी सुंदर रखनी होती है शुरू में, है ना भाई, एक इंप्रेशन भी बनना है, तो हम धीरे धीरे लिख रहे होते हैं। अगर पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स का कर लिया तो समझ लो पक्का पेपर छूटता था मैथ्स का। तो हमें यह सजेस्ट किया था हमारे कोचिंग वाले सर ने, मैं जब कोचिंग पढ़ता था 12th में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई मैथ का पेपर अगर अटेम्प्ट करेगा तो पहला क्वेश्चन मैट्रिसेस नहीं करना। कोई मैट्रिक्स किया तो फंस जाएगा, उसी में आधा घंटा जाएगा और बाकी के 2.5 घंटे में फिर पेपर छूटने के पूरे चांसेस होते हैं, समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन वो करो जिससे आपकी जो चीजें आपको बहुत इजीली आती हो, छोटी चीज हो, नंबर भी मिल जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि भाई हाँ ये मैंने लिख लिया, इससे मेरे 2 नंबर आ जाएंगे, ये मैंने लिख दिया इससे मेरे 3 नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, या 5 नंबर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हमारा इनर्शिया बनता है लिखने का। तो ये एक इशू है। बात समझ में आ गई ना? आपको भी आ गई बेटा? और कोई? हाँ, माइक कैच करा दो, कैच करा दो, कैच। अरे वो बेसबॉल वाला कैच दे दो ऐसे करके। कोई नहीं, रहने देते, पूछो, ठीक है, पूछो। बेसिकली इंग्लिश और एसएसटी का पेपर जो लेंदी होने चाहिए वो मेरे टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं, बट साइंस का जो पेपर है वो मेरे एक क्वेश्चन 1-2 मार्कर एमसीक्यू छूट जाते हैं एट दी एंड। सर उसके लिए कोई सोल्यूशन है? साइंस का पेपर लेंदी लगता है आपको? लेंदी लगता नहीं है, बट एट दी एंड आते आते मुझे लग रहा है या तो मैं 5 मार्कर में ज़्यादा लिख देती हूँ तो उसमें हो जाता है, बट एमसीक्यू जैसे मेरा होता है वो कुछ ना कुछ रह जाता है हमेशा। अरे ये चीज कॉमन है क्या आप लोगों में? एक बार बताना भाई मुझे जरा, साइंस का पेपर छूट जाना या साइंस के पेपर में से कुछ रह जाना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। वे कॉमन प्रॉब्लम होती ना तो एसएसटी में होती। एसएसटी में कॉमनली छूटता है पेपर, थोड़ा सा है, ऐसा होता है ना, क्योंकि लेंदी नहीं छूटता। नहीं सर भाई ना, एसएसटी इंग्लिश नहीं एसएसटी छूटता। इंग्लिश नहीं छूटता। अच्छा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल के अंदर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो, या किसी पर्टिकुलर चीज पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जितना इस पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है। बाकी आप कोशिश करो ज्यादा मॉक दो, मॉक टेस्ट ज्यादा दो, टेस्ट ज्यादा दोगे अपने आप ही स्पीड तेज हो जाएगी आपकी, है ना, ट्राई करना। थैंक यू सर। ठीक है, वैसे ये रेयर बीमारी सुनने में आई है कि ऐसा होता है। और बताओ यार, पढ़ते में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाते हैं। किस टाइप के? लाइक पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते एकदम से डाइवर्ट हो गया माइंड। डाइवर्ट होके कहाँ जा रहा है? जैसे पेन कोई घुमाने लग गया या खेलने लग गया पेन से, उस टाइप में। पेन से खेलने लग गया? हाँ, कोई भी। पक्का? हाँ। ठीक है, तो अच्छा पेन ऐसे घुमाने लगता है, हाँ। फिर उसके बाद कितनी देर तक घुमाते रहता है? 5-10 मिनट के बाद फिर आता हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अरे इतना चलता है डिस्ट्रैक्शन होती है जो 1 घंटा 2 घंटा तेरे टाइम को कहीं ले गई है। 5-1 मिनट इसको घुमाता है ना, कोई बात नहीं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप में से शायद वो खिलौने से खेलोगे, फिजिट स्पिनर बोलते हैं जिसको, उसको लोग पकड़े घुमाते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि उसको घुमाने से स्ट्रेस रिलीव होता है। शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान वहां चला जाता हो, 5-1 मिनट के लिए आपको ब्रेक मिल जाए अपनी रेगुलर
चीजों से, कोई बात नहीं है, 5-10 मिनट का डिस्ट्रैक्शन को, ये ना हो कि तू 1 घंटे तक घुमाया जा रहा है, ऐसी हरकतें तो नहीं है ना। नहीं नहीं उसके बाद कुछ और तो नहीं चालू हो जाता कि पेन घुमाया आप कुछ और फिर घुमाएंगे। आधे घंटे पढ़ा फिर दोबारा हो जाता है। अच्छा, ऐसे होता है। आप पेन को तो छोड़ नहीं सकते बेटा, ये आदत को ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पेन से तो लिखना है ना। तो मैं बात करता हूं डॉक्टर से बेटा इसके बारे में, कोई दवाई ढूंढते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये 5-7 मिनट के लिए हो रहा है, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भयंकर रूप नहीं है इस चीज का। बाकी अब देख, पता क्या है, एक बात आपको और बताता हूं, एक चीज आपको और बताता हूं, सुनना। आप कभी भी अपनी ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस भी किसी के साथ शेयर कर दोगे ना, ये होनी बंद हो जाएगी। आपने मेरे साथ शेयर कर दी ना, पूरी क्लास के बीच में शेयर कर दी, तो अब ये ओपन हो गई है। अब आप खुद जब इसको करोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी, तो मैं इसको ना ही करूं। आप समझ रहे हो, आप इसको करना छोड़ दोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें सपोर्ट चाहिए होता है बस इमोशनली, कोई हमारी बात सुन ले कि एक बार हम शेयर कर दे किसी को सामने वाले से, समझ रहे ना, फिर वो चीज होनी बंद हो जाती। तो हो सकता है कि तू अब के घुमाए इसको, तो तेरे को मेरी बात याद आ जाए वाली है ना, तू छोड़ देगा इसको, ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, सर जैसे सर पढ़ते टाइम सर हमें ब्रेक्स लेना नेसेसरी होता है सर, वो टाइम क्या होता है सर? जैसे 1 घंटे पढ़ा ब्रेक ऐसे, और सर कभी कभी ब्रेक इतने लंबे चले जाते हैं। होता है ऐसा, सही बात है, सही बात है। बच्चे के मन में सवाल आया है, एक बार शायद आपके मन में भी ये सेम सवाल हो सकता है, मैं एड्रेस कर देता हूं। ये कह रहा है कि पढ़ते पढ़ते ब्रेक्स किस फ्रीक्वेंसी के साथ लेने चाहिए अपने को, और कभी कभी वो ब्रेक अननेसेसरली बहुत लंबे चले जाते हैं, ऐसा होता है क्या? ये ब्रेक्स का लंबा जाना ही डिस्ट्रैक्शन है बेटा, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो तू पेन घुमा रहा है 5 मिनट के लिए। डिस्ट्रैक्शन ये है कि आपने जो ब्रेक लिया, वो ब्रेक लंबा चला गया और आप कहीं और निकल गए उस चक्कर में, ये डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। मतलब अपने आप को समझा कि भाई अब एक टारगेट तो बना ही रखा होगा कुछ ना कुछ, कि भाई मुझे 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है या 3 घंटा, वो डिपेंड करता है, एग्जाम पास हो रहा है तो अपने स्टडी आवर ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो पहले ये तय करके बैठ के भाई मुझे 3 घंटा बैठना है, उस 3 घंटे के अंदर मैं 1 घंटे बाद उठ जाऊंगा या 40 मिनट्स के बाद उठ जाऊंगा। और वो टेक्निक होती है कौन सी, वो 22 मिनट पढ़ो, पोमोडोरो, पता नहीं वो टेक्निक कितनी सही है यार, मैंने तो कभी नहीं लगाई कि वो 22 मिनट पढ़ो फिर ऐसे 5 मिनट आंखें बंद करके ऊपर बैठ जाओ, ऐसे कुछ है ना, वो 45 कुछ ऐसे है ना। 10 मिनट का ब्रेक लो, आधा घंटा पढ़ो। हाँ, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं बिलीव करता ये ऐसी टेक्निक्स में। देख, जब तक तुझे फटीग नहीं होता, फटीग का मतलब होता है पेन चालू नहीं हो रहा कहीं पे भी किसी भी तरीके का, जैसे कमर में दर्द हो जाता है पढ़ते पढ़ते, ये भी एक इशू है भाई। बैठे बैठे कमर दर्द हो जाती है, बैठे बैठे पांव दर्द हो जाते हैं, है ना, कभी कभी घुटने भी, कभी लिखते लिखते हाथ दर्द हो जाता है, कभी गर्दन दर्द हो जाती है, तो बिल्कुल छोड़ देना है, कंटिन्यू नहीं रखना उस चीज को, ठीक है। नहीं तो फिजिकल स्ट्रेन बढ़ जाएगा किसी भी एक चीज पर, वो तो बिल्कुल नहीं करना। आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है तो भी रेस्ट लेना है, ठीक है। सिर में दर्द हो रहा है, यहां पे स्ट्रेन पड़ रहा है तो भी रेस्ट ले लेना उस टाइम पर। ये तो फिजिकल बात हो गई। मेंटली जब तुझे लगे कि यार मैं थोड़ा सा थक रहा हूं इस चीज में, दिमाग नहीं चल पा रहा, तो ब्रेक लेना है। मेरे हिसाब से ये टेक्निक सही है, क्योंकि ये पोमोडोरो टेक्निक दुनिया के हर बच्चे पे लग जाए ऐसा मुझे जरूरी नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके का है, ठीक है ना। तो ट्राई करके देख, 40 मिनट पढ़ ले, अगर 1 घंटे में तेरे को लगता है बहुत थक गया हो तो 40 मिनट्स पढ़ ले, फिर 5-7 मिनट का ब्रेक लेके वापस से लग जा। उस ब्रेक टाइम में क्या करता है सर? ब्रेक टाइम में कभी सर फोन नहीं चलाना, और क्या करता है बता। सर कभी कुछ खा लिया सर, कुछ खा लिया, जैसे क्या, आलू पराठे? सर जैसे सर पानी वानी पी लिया सर, कोई जूस बना के पी लिया। पानी जूस ठीक है, आलू पराठे और बोर्ड, वो आ जाएगा। बोर्ड चला गया, चिंता ना, कहाँ चला गया, आ गया, बोर्ड को लेके परेशान हो रहा है। हाँ सर कभी फोन चला लिया तो हैवी कुछ ना खाओ। मतलब बात ये है कि आलू के पराठे खा रहा है, छोले भटूरे आ गए, चलो वो खा लेते, पापा लेके आए छोले भटूरे, चलो छोले भटूरे खा लेते, तो फिर वो नींद आ जाएगी। फिर वो पता क्या, भटूरे खा लेगा या मान ले कुछ हैवी खा लिया, फिर उसके बाद तू लेट जाएगा, फिर लेट के थोड़ी देर टीवी देखेगा, फिर तू फोन देखेगा, उसमें टाइम सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा खाओ, फ्रूट्स खा ले, नट्स खा ले, जूस पी ले, ऐसी सब चीजें हेल्दी चीजें ले, थोड़ी थोड़ी ले अमाउंट में, और फिर पढ़ने दोबारा बैठ जाओ। थैंक यू। ऐसी टेक्निक होनी चाहिए। हाँ मालिक, इसके बारे में 1 मिनट, आपको पूछना है? सर आप कैसे पढ़ते थे? मैं कैसे पढ़ता था? कौन सी क्लास में? सर 9th। सही बताऊं तो याद नहीं है यार, बहुत छोटा था। नहीं सर, तब भी वैसे 9th में
देख नाइन्थ में मैं आपको बताता हूं, हमारी 9th क्लास अप्रैल से स्टार्ट हुई, ठीक है। मैं लखमीर सिंह खरीद के ले आया। लखमीर सिंह चलती है ना आज भी, तो लखमीर सिंह अब तो इतनी मोटी मोटी लखमीर सिंह है, तब इतनी पतली पतली लखमीर सिंह आती थी 3, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की मैं लाया नहीं। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की देते अलग अलग आती थी तीनों, आज भी अलग अलग ही आती है शायद ना। हाँ, तो मैं बायो की लाया नहीं। बायो मेरे को मतलब ऐसा था कि बायो मैंने पढ़ी भी नहीं थी और मुझे पढ़नी भी नहीं थी, ऐसा था मेरे अंदर, पता नहीं क्यों था। बायो पढ़ी भी नहीं थी और पढ़नी भी नहीं थी, तो मैं बायो की लाया ही नहीं। मैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की ले आया, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ले आया। उसके बाद मैं खुद से थोड़ा थोड़ा रीड करने लगा लखमीर सिंह को, और मुझे मजा आने लगा लखमीर सिंह पढ़ने में। मैं रीड कर रहा था उसको तो मेरे को मजा आ रहा था। फिर स्कूल में क्या हुआ कि स्कूल में ना स्केलर वेक्टर वगैरह चालू हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चालू हुआ, वेलोसिटी चालू हुई, एक्सेलरेशन, फिर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना। तो मैंने जितना सेल्फ स्टडी कर रखा था ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आया था। तो मैं 9th क्लास के अंदर ऐसा करता था कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसकी सेल्फ स्टडी पहले से करके जाता था। तो मेरी साइंस बहुत अच्छी थी 9th के अंदर। 9th में मेरे साइंस में हाईएस्ट नंबर थे, और उसके बाद सेकंड मैथ्स में थे, क्योंकि मैथ्स तो मेरी मतलब 6th क्लास से अच्छी थी, 6ठी से ही मेरी अलजेब्रा जब से आया मेरी जिंदगी सुधर गई है। 6th से अलजेब्रा आया क्या, 6ठी से आया ना अलजेब्रा, तब से मेरी जिंदगी सुधर गई थी। उसके पहले मेरे से मैथ्स नहीं होती थी, लेकिन अलजेब्रा आने के बाद से मैं उल्टा आदमी हूँ थोड़ा। अलजेब्रा आता है तो लोगों के नंबर गिर जाते हैं, मेरे नंबर उड़ गए थे। तो 6ठी से मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया था। तो 9th में मैं सेल्फ स्टडी ज्यादा करता था, तो सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? हाँ, एक बार सर जैसे कि मैं रोज 9 घंटे सोता हूँ नॉर्मली। 2 घंटे सोता? नो 9 आवर्स। बढ़िया, मैं भी नॉर्मली मैं 9 घंटे सोता हूँ, पर उसके बाद भी नींद आती रहती है, तो फिर क्या करें? मतलब पढ़ाई करता हूँ, नींद 9 घंटे सोने के बाद भी नींद आ रही है? हाँ। तो कम कर दे बेटा उसको। सर कितना? देख 7 कर दे, फिर 2 घंटे बच गए ना, कभी और सो जियो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। देख तुझे 9 घंटे सोने के बाद भी अगर नींद आ रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब नींद को थोड़ा सा कट कर ले और 2 घंटे दोपहर में नैप ले ले। समझ रहा है? कब सोता है वैसे दिन में? मैं दिन में बेसिकली 4 से 5 के आसपास आते हैं नींद। 4-5 बजे के आसपास? हाँ। हाँ, तो सो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टरनून नैप लेते हैं भाई, लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं। हमारे कल्चर में थी, आपको पता है, आफ्टरनून नैप जो है ना, दोपहर की नींद, हमारे कल्चर में थी। हमारा जो देश है, वैसे बात करूं थोड़ा, आपको पता ही है सब बातें, हमारा जो देश है ना, ये एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, कृषि प्रधान देश बोलते हैं हमारे देश को, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल लोग क्या थे, जो हम सभी एग्रीकल्चर, कभी ना कभी हमारे दादा परदादों ने खेत तो मतलब कृषि काम तो किया ही है, किसानी काम तो किया ही है ना। आप में से किसी के अभी भी दादा वादा किसानी का काम करते हैं क्या? नहीं करते? अच्छा, दादा के पापा कभी करते हो किसानी का काम? वो तो करते होंगे, है ना। तो 3-4 जनरेशन पहले हम लोग करते थे। तो दोपहर का सोना इज ओके, थोड़ी देर सो जा, 1-2 घंटे सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर वो वाली जो नींद है उसको थोड़ा सा कट कर ले, और पढ़ाई में लगाइए उस टाइम को, और तो कहीं नहीं ना। हाँ जी सर, बुक में सर किसी टॉपिक से रिलेटेड सर बस 2 लाइन लिखी है, और सर पेपर में आ रही है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सर आंसर लेंदी कैसे बनाए सर? ऐसा होता तो नहीं है सर होता है सर। किसमें होता है, एक बार मैं जानना चाहता हूँ। सर बायो में होता है सर, एसएसटी में होता है सर। एक मिनट। इंग्लिश बायोलॉजी में कहाँ ऐसा है कि भाई 2 लाइनें दी और उस पर पूरा 5 नंबर का सवाल आ रहा है? सर बायो छोड़ के सर एसएसटी इंग्लिश में तो होता है सर। यार अब मैं सही बताऊं तो तूने वो बात कर दी कि इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि एसएसटी में कहाँ ऐसा है कि 2 लाइन का 5 नंबर का आ रहा है। मुझे थोड़ा सा ड्यूबियस सी बात लग रही है, लेकिन तू कह रहा तो मैं बिलीव कर लेता हूँ तेरी बात पर। तो एक काम कर सकता है, वो एनसीईआरटी की जगह पर, एनसीईआरटी तो देख पढ़ेगा, एसएसटी की जहां तक बात है, एक रिफ्रेशर भी बाय करते हैं बच्चे, तो कर ले, क्योंकि उसमें आंसर लिखे होते हैं। जैसे यू लाइक है एक रिफ्रेशर, एक एसएसटी की भी क्वेश्चन बैंक आती है पीडब्ल्यू की, वो भी देख सकता है, उसमें भी सवाल है, नीचे जवाब है, तो जवाब अच्छा खासा दिया हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो रिफ्रेशर इसीलिए बाय करते हैं लोग यार। रिफ्रेशर कोई खरीद रखी है? कोई है रिफ्रेशर वाली बुक कोई खरीदी है? सर साइंस के लिए, और मैं सर साइंस और मैथ्स के लिए खरीदी, एसएसटी के लिए भी ले ले। ठीक है, एसएसटी के लिए भी खरीद ले, क्या दिक्कत है? ओके सर, समझ रहा ना। तो कुछ नहीं कर सकते इस चीज में यार। हाँ कोई बात नहीं, पूछ ले। सर ये डाउट था कि सर जैसे जब हम रिवीजन करने जाते हैं, जैसे मान लो 1 हफ्ते बाद हमारा एग्ज़ाम है, हम रिवीजन करने गए सर, बहुत सारे हम पीवाईक्यू देख रहे हैं सर, हम देखते जाते क्वेश्चन, लगता है यार ये तो इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे, फिर जब एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन और बहुत हार्ड लगते हैं। वो बहुत तगड़ा सवाल है। आप में से किस को ऐसा कभी फील हुआ है कि क्वेश्चन करते हैं, रिवीजन करते लगता है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये तो आता है ना, पेपर में देखे तो लिखा नहीं जाता उसके बारे में,
ऐसा होता है, बिल्कुल होता सर है। जैसे अगर कोई बड़ा चैप्टर है, जैसे हमने पहले ही सोचा है कि यार ये केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन जब पढ़ने आए तो यार ये तो 5 मिनट में हो गया, लेकिन फिर जब एग्जाम में आते तब फिर से मुश्किल लगता है वो। ये पहली बात तो एक बात समझ, तेरी दो बातें हैं ये, मतलब दो सवाल हैं ये। बैठ जा आराम से। पहला सवाल बच्चे का ये था कि हमें जब रिवीजन करने जाते हैं, पहली बार में नहीं, जब रिवीजन करने जाते हैं तो लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो पहले तो ये एक तरीके का डेलुलू है कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ये सच नहीं है, आप समझो। आप एमसीक्यू के बेसिस पे अपने आप को जज कर लेते हो कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है ना। फिर हम शॉर्ट आंसर वाले टाइप पर भी देखते हैं, चल ये भी आता है ना, नहीं आता है, उसको अटेम्प्ट करके देख, खुद को चैलेंज दे के देख कि मुझे आता है कि नहीं आता, मैं कितनी लाइनें इसके बारे में लिख लूंगा, कितनी लाइनें इसके बारे में बोल लूंगा, मुझे कितना पता है इसके बारे में। वो दिमाग में है पर लिखने में नहीं आएगा। तू करके तभी के तभी करके देखियो, नहीं आएगा। ठीक है, सवाल पढ़ा, उसी टाइम खुद को चैलेंज करके भाई देखता हूं मुझे कितने पॉइंट्स इसमें से याद है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है ना। चलो ये तो आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो। मान ले रेनबो की बात है कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, एक सवाल आया, ठीक है ना। तो तू बोल देगा यार पता ही है, लाइट जाती है, गिरती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर निकल के आती है। लेकिन जब उसको लिखने पे आएगा ना तो फिर शब्द नहीं मिलेंगे ढूंढने से। बात को समझ रहा है? उसके आगे पीछे की ग्रामर फ्रेम करनी पड़ती है। आंसर फ्रेमिंग अपने आप में एक, समझ रहा है, सब्जेक्ट है अपने आप में एक। आंसर को फ्रेम कैसे करना है, शुरू कैसे करना है आंसर को, ठीक है ना। जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आया मान ले, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आया, तो स्टार्ट कहां से करना है उसको, कहां से स्टार्ट करोगे। मान लो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पूछा कि क्यों होता है, गलत। स्टार इज, हां, स्टार इज अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट illuminating from a ray which is incidenting on the surface on the atmosphere। इस तरीके से स्टार्ट करना है आंसर को। आप समझ रहे हैं ना। देख, ऐसा लगता है अपने को आता है, अपने को नहीं आता है, लिख के देख, ठीक है ना। तो जब रिवीजन करेगा तो लिख के करना। एमसीक्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी को लिख के कर। न्यूमेरिकल को लिख के करता है ना, तो थ्योरी को भी लिख के कर। समझ रहे ना, आंसर फ्रेमिंग नहीं हो पाएगी नहीं तो। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप में से इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तो होंगे आप सभी के पास, है ना। नहीं क्या है, आ गया ना जर्मन मैं बोल रहा था, मैं कहा फ्रेंच और जर्मन कहां बैठे बताओ ठीक है, तब नहीं बोला है ठीक है। तो आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तो हैं। निबंध लिखना होता है ना अपने को, ऐसे लिखना पड़ता है ना। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं बोलूं कि एक ये वर्ड है, इस पर आप ऐसे लिख के दिखाओ 200 वर्ड्स का। बड़ा मुश्किल होता है लिखना, आपको अपना आंसर फ्रेम करना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है उसके बारे में, टाइम लगता है ना। उतना टाइम कहां होता है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर लिखने में, कि आप सोचो पहले उसको आराम से फिर लिखो। आंसर आता है तो तू तुरंत लिखेगा, इसलिए प्रैक्टिस करके जाएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या था, हाँ आजा सुन मेरी बात सुन। जो चैप्टर 5 मिनट में हो जाता है, क्या वो टीचर ने पढ़ाते हुए 5 मिनट में करवा दिया था? इसका क्या मतलब है कि आप उतनी डेप्थ में नहीं जा रहे हो। आप कॉन्फिडेंट हो, या हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट भी हो, पेंडुलम हो, शायद बीच में लटक रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट हूं। इसके बीच में हमारी जिंदगी पूरी निकल जाती है, हमें पता नहीं होता कि हम ओवर कॉन्फिडेंट है कि कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना। हम बीच में लटक रहे होते हैं। तो उस दौरान ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है, पर उतना ही जितनी, समझ रहे हो ना, कि हम दे पाए। तो 5 मिनट में नहीं हो सकता। जिस चैप्टर को आपने 5 घंटे में पढ़ा है, एग्जांपल लेता हूं, लाइट, हाँ लाइट ले लेते हैं, चलो एग्जांपल। लाइट को वैसे 7 घंटे लगते हैं पढ़ने में पूरा, इससे ज्यादा ही, बल्कि थ्योरी पढ़ लोगे 7 घंटे, प्रैक्टिस अलग है। 7 घंटे लगते हैं पढ़ने में। मैं घंटे वाइज बता दूंगा कौन सा घंटा कितने में लगता है, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया मुझे पढ़ा के। 7 घंटे लगते हैं। इसको पहली बार जब तू रिवाइज करेगा, रिवीजन नंबर 1 जब इसका होगा, तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे बेटा कम से कम। हाँ, 1 घंटे में नहीं, 3 घंटे, क्योंकि आपको सवाल भी लगाने हैं। आप समझो बात को, ठीक है। हाफ टाइम लगाओ, पहली बार जिस चैप्टर को पढ़ने में लगा, हाफ टाइम लगाओ उसको रिवाइज करने में, ठीक है। ये हुआ रिवीजन 1। इसके बाद होगा रिवीजन 2। इसमें कितना टाइम लगेगा? 2 लगाओ। शांत हो गए अभी बातें कर रहे थे 2 लगाओ, समझ रहा ना। जितना तेरा एस्टिमेशन है ना, उससे थोड़ा
जितना तेरा एस्टिमेशन है उससे थोड़ा ज्यादा लगा, थोड़ा ज्यादा, समझ रहा है? 5 मिनट में नहीं होते हैं रिवीजन बेटा, 5 मिनट में फॉर्मूला शीट रीड हो पाती है बस, समझ रहा ना? फॉर्मूला शीट ही रीड होगी 5 मिनट में, चैप्टर रिवाइज नहीं होगा 5 मिनट में। तुझे लगता है तुझे ये आता है आता है आता है आता है आता है, लिखने बैठेगा कुछ नहीं आएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये बात है। आंसर फ्रेमिंग अपने आप में एक चीज है भाई, ठीक है? रिवीजन नंबर 3 करोगे, हाँ तो 1 घंटे में हो जाएगा, रिवीजन नंबर 3 1 घंटे में हो जाएगा, समझ रहा ना? और इसके बाद भी रिवीजन 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, प्री बोर्ड भी आएगा, सेकंड प्री बोर्ड भी आएगा, बोर्ड भी आएगा, उससे पहले भी आपने 1 घंटा तो मिनिमम देना है, इससे ज्यादा ही देना पड़ेगा, कम नहीं देना। समझ में आ गया? 5 मिनट में रिवीजन नहीं होता है, बात को मानिए आप, ठीक है? ठीक है, सही। हाँ जी बेटा। सर एक बार फ्लो बैठने में देरी होती है, मैं लगातार 5-6 घंटे पढ़ लेता हूं, बस एक बार वो 10 मिनट भी पढ़ता हूं स्टार्टिंग। हाँ, तब दिक्कत होती है पढ़ने में, मतलब एक बार अगर 10 मिनट बैठ जाऊं लगातार, फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो 5-6 घंटे। ठीक है, ये बच्चा बोल रहा है, कह रहा है कि अगर मैं 5-10 मिनट शुरू के बैठ जाऊं तो फिर 5-6 घंटे निकाल देता हूं पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि एक सीट बेल्ट बाय कर लें आप। जब तू 5-10 मिनट बैठना तो सीट बेल्ट से कस ले अपने आप को, ठीक है? 5-10 मिनट बैठा रहे, फिर तो तू बैठे ही रहेगा 5-6 घंटे, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अलग अलग थॉट्स आते हैं, मैं समझ रहा हूं, सही है यार, ऐसा होता है। अरे गर्ल्स के साथ भी ऐसा ही होता है क्या ये, कि शुरू के 5-10 मिनट ध्यान यहां वहां भटकता है, फिर एक बार बैठने पे आए तो लंबा बैठ लेते हैं, हैं? ऐसा होता है क्या? बॉयज के साथ भी ऐसा होता है क्या? नहीं होता, पढ़ते ही नहीं है क्योंकि, हैं? ठीक है, तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट अगर इधर उधर ख्याल जाता है जाने दे, फिर वापस कलेक्ट करके ले आ, अपने आप को याद दिलवाते रहो, टाइम टू टाइम डटे रहना है बस। हाँ बेटा, आप पूछ रहे थे कुछ। 10th की फिजिक्स आसान है, हाँ। अरे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो 9वीं वाले नहीं बैठे, 10वीं पढ़ रहे हैं। हाँ वही 11वीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल बता दूं, पक्का पढ़ लेगा। एक बार सुनो, ऐसे बच्चे कौन कौन है जो 10th का कोर्स पूरा करके अब आगे का पढ़ना चाह रहे हैं, 11th का 12th का? तो लाइट का बड़ा भाई रे ऑप्टिक्स है, इसके लिए आपको कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्लास 12th का टॉपिक है ये, क्लास 12th का चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स है। आप चाहें तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर रे ऑप्टिक्स। लाइट पढ़ा, ह्यूमन आई भी पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि वेवलेंथ की बातें हो रही होती है, यहां भी हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो इसके बाद आप ये डायरेक्टली पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, 12th का पहला चैप्टर, 12th का चैप्टर 1 कर सकते हो स्टार्ट आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पढ़ ले बहुत है, बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, बाकी 12th में पढ़ लियो जब मौका आएगा तब, ठीक है ना? तो ये 2 चैप्टर तैयार कर सकता है। 9th वाले 11th का पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे? 10th का पढ़ रहे हो? पढ़ेंगे ना अभी, 11th तो नहीं पढ़ेंगे? अरे वाह यार, हाँ है, बिल्कुल 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 भाई। छोटे भाइयों बहनों, 9th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सुन लो, अगर आप मोशन चैप्टर पढ़ चुके हो तो आप चैप्टर 3 पढ़ सकते हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 11th क्लास का है, खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो इसकी। जिसको मोशन अच्छे से आता है वो ये पढ़ सकता है बहुत इजीली। आपको एक बात बताऊं, मेरे जो नीव बैच के लेक्चर थे ना, 9th क्लास के नीव के लेक्चर, उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे सवाल करवाए मैंने, 9th में 11th के सवाल करवा दिए थे, इनको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करिए और अपने अपने एग्जाम्स में फोड़ करके आइए, ठीक है ना? मिड टर्म एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।